हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपने कल का लेक्चर सबसे अच्छे से पढ़ लिया होगा और मैंने जो डायग्राम बोला था एनसीईआरटी में देखने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो सब भी देख लिया होगा। तो कल हमने जो बात की थी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेजेस की बात की थी कि फर्स्ट फेज में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सेकेंड फेज में जो ओव्यूलेशन के लिए वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है, जो 6 to 13 डेज में आते हैं। 14th डे पे जो ओव्यूलेटरी फेज था उसमें क्या है, ओव्यूलेशन होती है और लास्ट फेज में आके वो ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, दैट इज रेड कलर की बॉडी और से मतलब जो पहले रेड कलर की बॉडी बनती है और फिर वो येलो कलर की बॉडी बन जाती है, मतलब एक कॉर्पस हेमोरेजिक बनता है एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये सारा का सारा एनसीईआरटी में एक डायग्राम में शो किया हुआ है कि फर्स्ट टू 14 डेज में एक छोटे से फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर होते हुए दिखाया हुआ है एंड देन उसी ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाया हुआ है, जो कि वो येलो कलर की बॉडी नजर आती है। ठीक है, अब उसके लिए एक थोड़ा सा सप्लीमेंट्री ऑप्शन ये है कि अगर आप वो वाला डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो कि वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है, अगर आप वो डायग्राम बना सकते हो वेल एंड गुड है। इन केस नहीं भी बना सकते तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस चीज़ से शो कर सकते हो। जैसे आप क्या करोगे, ये एक साइकिल बनाया, इस साइकिल में आपने कितने डेज शो करने हैं, हमने शो क्या करना है उसमें 28 डेज शो करने हैं। ये 28 डेज शो करने के लिए हम ये 28 डेज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप 28 डेज को यहाँ पे कैसे मेंशन करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डेज यहाँ शो हो गए। तो 28 डेज शो करने हैं, 4 हमारे पास डिवीजन से, हम हर एक में क्या करेंगे 7 को एक बार डिवाइड करके रख लेंगे। 9 10 11 12 13 एंड देन 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, ये ज़्यादा ना होगा शायद, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 15, ज़्यादा हो गया है ये, 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप उसी अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना जैसे भी आपको ठीक लगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी बात किसकी कर रहे हैं, हमने 28 डेज को शो करना था और वो हमने कर दिया है। आपको जिस हिसाब से भी कंफर्टेबल लगता है आप उसकी डिवीज़न उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट जो 5 डेज थे, फर्स्ट टू 5 डेज जो थे वो कौन से थे, डिस्ट्रक्शन फेज था। डिस्ट्रक्शन फेज में जिसमें ब्लीडिंग हुई थी, ब्लीडिंग के टाइम पे क्या हुआ था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ था। दैट्स इट, इतना था और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे क्या हुआ था, मेंस्ट्रुएशन का ब्लड बाहर आ गया था, नथिंग एल्स। सेकेंड फेज कौन सी थी, दैट इज प्री ओव्यूलेटरी। प्री ओव्यूलेटरी फेज मैंने कौन सी बताई थी, जो कि 6 to 13 डेज तक की थी, यही बताई थी। और उसमें क्या हुआ था, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक बन गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल, कई बार ऐसा होता है कि ग्राफियन फॉलिकल दो की बजाय एक की बजाय दो या दो से ज़्यादा बन जाते हैं, और अगर जितने ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे डेफिनेटली उतना ही एग बन जाएगा। बट हमें उस एग की नीड नहीं होती है ना, हम तो यही चाहते हैं कि एक बार में एक एग प्रिपेयर हो। तो जब ग्राफियन फॉलिकल वहाँ पे मैच्योर हो जाता है तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन और बाकी इनहिबिन हार्मोन उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि दोबारा से एक और आके ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, अभी तक हमने डिस्ट्रक्शन फेज, पहली फेज यही थी डिस्ट्रक्शन फेज जिसमें ब्लीडिंग आती है। मैं कल के पूरे लेक्चर को एक बार रिपीट कर रही हूँ ताकि वो लेक्चर किसी को हेक्टिक सा ना लगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सेकेंड फेज प्री ओव्यूलेटरी फेज, दैट इज 6 to 13 डेज। थर्ड फेज कौन सी थी, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज मैंने कौन सी बोली थी, जो कि 14th डे पे आती है। 14th डे पे आके आप एनसीईआरटी डायग्राम में भी ध्यान से देखना, 14th डे पे ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उस टाइम पे जो ओवा है वो डेवलप हो जाता है। और फोर्थ फेज लास्ट कौन सी थी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कौन सी थी, जो आफ्टर 14 की है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ 15 to 28 डेज पे। ठीक है, 15 to 28 डेज की जो स्टेज थी, इसमें क्या हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन
फॉलिकल किस में चेंज हो गया था, कॉर्पस ल्यूटियम में, ऐसा कुछ हुआ था। वो ग्राफियन फॉलिकल अब कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया था, कौन सी स्टेज में आके, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आके। ये 4 स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा था और इसमें मैंने आपको एक ये बात बताई थी कि ग्राफियन फॉलिकल जब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है तो फाइनली बात क्या होती है, अब 2 केसेस आ जाते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगा और या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की नीड ही नहीं रही, तो हाइपोथैलेमस के पास वो सिग्नल क्या भेजेगा कि भाई और चीज़ें नहीं चाहिए, आप इस काम धाम को अपने शट डाउन कर सकते हो। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। वो गोनाडोट्रोफिन प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने तक रिलीज होता है। जैसे जैसे 3 महीने पूरे होते हैं वो हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और वो हार्मोन जब डिक्रीज होगा तो जो एज यूजुअल हमारे पास हार्मोन बचा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन उस टाइम पे आके डेवलप हो जाता है। यही फेज की बात करी थी। इस फेज को अगर मैं फिर से देखूं, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो 5 डेज थे यहाँ से लेके ये वाली जो चीज़ थी ये क्या थी हमारे पास, डिस्ट्रक्शन फेज। इसको मैं डिस्ट्रक्शन फेज या फिर इसको ब्लीडिंग फेज बोल सकती हूँ, ठीक है, ये हो गई ब्लीडिंग फेज। उसके बाद 6 to 13 की बात करनी है। 6 to 13 हमारे पास क्या है, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है जी, दैट इज प्री ओव्यूलेटरी फेज। हमारे पास 14th डे पे क्या है, ओव्यूलेशन फेज। यहाँ पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन, और इस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन का लेवल अच्छा खासा हाई होता है, एस्ट्रोजन लेवल का, हार्मोन का जो लेवल है। लास्ट का बचा 15 to 28 डेज, ये जो है इसमें हम 3 नाम मेंशन कर सकते हैं। एक तो होता है ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको ल्यूटियल फेज बोल सकते हैं क्योंकि इस फेज में आके ल्यूटियम जो है वो प्रिपेयर होता है, और या फिर इस फेज को क्या बोल सकते हैं, सिक्रेटरी फेज, क्योंकि इसी के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही 28 डेज कंप्लीट होते हैं इसके बाद यहाँ पे तो क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस डायग्राम को आप लोग इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। पहला हमारे पास फर्स्ट 5 डेज डिस्ट्रक्शन फेज मेंशन कर दिए, देन प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन एंड देन पोस्ट ओव्यूलेटरी, ठीक है। आप इस डायग्राम को मेंशन कर सकते हो, और इस थ्योरी को मैंने एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। कल मैंने पूरा का पूरा समझाया था, जैसे जैसे उसको समझाया था आप लोग उसको वीडियो रोक के या पॉज करके फिर से रिज्यूम करके उसके नोट्स बना लेना। आपने जो मेन बातें याद रखनी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, फिर से उसका एक माइंड मैप बना के। तो आप ये सोच सकते हो कि जो कल लेक्चर की बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी बताई थी उसका माइंड मैप बता रही हूँ जस्ट आज, और कुछ भी नहीं। तो इसके बाद मैं हार्मोन लेवल की बात कर लेती हूँ। 2 ही हार्मोन लेवल थे हमारे पास, एक तो थे पिट्यूटरी हार्मोन, और एक पिट्यूटरी से रिलेटेड हार्मोन थे, और दूसरे थे ओवेरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन से थे, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले 2 हार्मोन थे, दैट इज FSH एंड LH, यही थे। हार्मोनल कंट्रोल सबको याद होगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले हाइपोथैलेमस आया था एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड आई थी। हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकले थे, 2 हार्मोन आए थे, दैट इज FSH एंड LH। तो उन दोनों की बात करूंगी कि कब वो रिलीज हो रहे हैं और कब उनका लेवल ज़्यादा है, कब उनका लेवल कम है। और दूसरे हार्मोन्स कौन से हैं हमारे पास, ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं, जो कि एक तो प्रोजेस्टेरोन है और एक एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से निकले होते हैं, मतलब ओवरी से रिलीज होते हैं, तो उनका लेवल भी किस किस डे पे आके हाई होता है और किस पे आके लो होता है, उसकी बात करती हूँ। मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ। हाँ जी, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो होता क्या है, मैं इसको ग्राफ फॉर्म में बना के दिखा रही हूँ। ग्राफ फॉर्म में ये फर्स्ट डे है, सपोज ये 13, 14 जब ओव्यूलेशन होती है, और ये 28 डेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रही है, तो सबसे पहले अब इसमें 2 रिलीज हो रहे थे, एक FSH रिलीज होता है और एक LH रिलीज होता है, यही होता है। तो मैं अभी फिलहाल बात किसकी कर लेती हूँ, FSH की कर लेती हूँ। FSH कैसा होता है, पहले ऐसे एकदम से ऐसा उठता है और एकदम से ऐसे कम भी हो जाता है, और फिर ऐसे बढ़ के यहाँ से ऐसे चला जाएगा, मतलब 13-14 डे पे आगे बढ़ेगा। मतलब मैंने ये बोला कि इसको आप ये लगा लो, यहाँ पे क्या हुआ था,
जो स्टार्टिंग का था यहाँ पे, इधर स्टार्टिंग के कुछ डेज थे, वहाँ पे ये लगा लो कि इतना ही होगा, ठीक है, ज़्यादा है इसका, इस टाइम पे ये लेवल इसका ज़्यादा नहीं होता। 13-14 डे पे आने के बाद इसका लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है। FSH क्या था, स्टार्टिंग के कुछ डेज में इसका लेवल बड़ा सारा था, बड़ा हुआ था, एकदम से आके कम हुआ और 13-14 डे पे आके फिर से बढ़ गया एंड देन कम हो गया, ठीक है। अब कम हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये ऐसा ही शुरू होगा। अगर मैं LH की बात करूँ, LH कैसा होता है, LH यहाँ पे ऐसे चल रहा है और जैसे ही ये कम होता है वो साथ के साथ बढ़ जाता है, ठीक है, और वो बिल्कुल पीक पे चला जाता है। मतलब अगर ये 13-14 डे है तो ये सेम इनकी पीक रहती है, ये वाली, ये LH है और ये ब्लैक वाला FSH से मैंने डिनोट किया है। तो मैंने ये बोला है LH और FSH में कल भी हमने बार बार बात की थी, क्योंकि जैसे ग्रैन्युलोसा सेल की बात की थी, ग्रैन्युलोसा सेल में बात क्या की थी कि वो वहाँ से LH को रिलीज करवाने वाला, एस्ट्रोजन को रिलीज करवाने वाला है। तो LH जो है, जैसे हाइपोथैलेमस भी दोबारा जब बनाता तो LH सर्ज बना देता ना, तो उस अकॉर्डिंग LH का जो लेवल होता है वो 13-14 डे पे आके बिल्कुल पीक पे चला जाता है और FSH जो है स्टार्टिंग में बढ़ा हुआ होता है बट एकदम से आके कम हो जाता है। जैसे ही 9-10 डे पे आता होगा तो उस टाइम पे क्या है, कम हो जाता है और 13-14 डे पे आके फिर से उसका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड देन कम हो जाता है। बट LH जो है स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कम है और 13-14 डे पे आने के बाद, मतलब इस साइड पे आने के बाद वो FSH से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल पीक पे पहुंचा हुआ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। LH जो है, LH का काम क्या है, यहाँ पे एस्ट्रोजन को ही रिलीज करता है, हमने यही पढ़ा था। LH एस्ट्रोजन को रिलीज करवा रहा है, LH एस्ट्रोजन को रिलीज करवा रहा होता है क्योंकि इस टाइम पे एस्ट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन का रिक्वायरमेंट इतना नहीं होता है। तो LH में एस्ट्रोजन को ही बनाना है। अब मैं जो दूसरा आपको ग्राफ शो करूंगी ओवेरियन हार्मोन में, उसमें भी सेम वही चीज़ होगी कि एस्ट्रोजन लेवल जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा और प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो रखा होगा, ठीक है। तो ये हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी है, इसको ध्यान से देख लो। आपने जब वो चारों फेसेस के बारे में मतलब पढ़ोगे तो उसमें आप इस चीज़ को भी ध्यान से अपना नोटिस कर लेना कि किस टाइम पे कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है और कौन सा कम है। मैंने इस चीज़ को मेनली जब ये पीक पे होता है तो इसलिए वो डे मेंशन कर दिया है, बाकी सब पे इतना वो कुछ खास वाला इतना नहीं होता क्योंकि इतनी पीक पे तो ये सिर्फ 13-14 डे पे होता है, ठीक है। मैं अब दूसरा आपको ओवेरियन हार्मोन वाला शो कर देती हूँ, इसको इरेज कर लो। अब नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ ओवरी, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ ओवरी की बात कर रही हूँ, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन्स ऑफ ओवरी में क्या पढ़ना है, हमने 2 हार्मोन पढ़ने हैं। कौन कौन से हार्मोन पढ़ने हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ना है। लास्ट वाला जो डायग्राम था अभी मैंने जो आपको शो किया, लास्ट वाला जो ग्राफ है, आई होप आप सबने उसको नोट कर लिया होगा, उसको बना लिया होगा अपनी कॉपी पे। अब ये देखो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फिर से वही चीज़ शो करूँगी, ग्राफ शो कर रही हूँ। पहला वही 13-14 डेज और 28 डेज, ठीक है। जब एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के दोनों आ रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है यहाँ पे हमने शो करना है। जैसे FSH और LH रिलीज हो रहे थे वैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहे हैं, है ना, क्योंकि वो ओवरी के हार्मोन है। तो ओवरी के हार्मोन की हम क्या बात करें, जैसे वो 13 डे यहाँ पे है तो ये एकदम से यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐसे इसको शो कर दूँ, ये 13 डे है, इसे थोड़ा सी चला जाएगा तो ये यहाँ से एक बार ही कम होगा और दोबारा ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करूँ, प्रोजेस्टेरॉन कैसा होता है, वो 13 डे के बाद बढ़ता है, पहले नहीं बढ़ता। यहाँ से ये ऐसे कम जाएगा, ऐसे एंड देन ऐसे, मतलब वो प्रोजेस्टेरॉन जब लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब बढ़ता है, जब यहाँ पे क्या होता है 13 डे के बाद की बात होती है, मतलब ओव्यूलेशन के बाद उसका लेवल फिर भी बढ़ सकता है, उससे पहले उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। उससे पहले क्यों नहीं बढ़ता, ये कौन है, प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बाद में ही क्यों बढ़ता है, पहले क्यों नहीं बढ़ता, ये एस्ट्रोजन है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा होता है, वो प्रेगनेंसी हार्मोन माना गया प्रोजेस्टेरॉन को। अब क्योंकि 13-14 डे होने के बाद अब फीमेल बॉडी को, मतलब यूट्रस को अंदर से तो नहीं पता ना कि अब फर्टिलाइजेशन होनी है या नहीं होनी है,
तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पे प्लेसेंटा को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर मैं ये बोल दूँ कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने में लग जाता है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बाद में हाई होता है, और एस्ट्रोजन का लेवल पहले 13 डे पे ही हाई होके एक बार लो एंड देन हाई, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बाद में हाई होता है। मतलब ये लगा लो कि कुछ 15 डे के बाद वो हाई होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे नोट कर लेना, ये हॉर्मोन्स ऑफ ओवरी है। अब मैंने कल के लेक्चर को ये लगा लो कि एक ग्राफ फॉर्म में या माइंड मैप में या एक सर्कल में जस्ट आपको फिर से रिपीट करके दे दिया है, चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा उसको ईजी करके बता दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कल नहीं बताया था और आज बता दिया, सेम वही की वही बातें फिर से रिपीट करी है। तो अब एटलीस्ट आपको अच्छे से याद आना चाहिए। दोनों लेक्चर को फिर से ध्यान से देख लेना ताकि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई भी डाउट ना रहे। इसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो यहाँ ख़त्म हो जाए और आपको ये अच्छे से हो भी गया होगा, मैंने रिपीट कर तो दिया ही है। एक चीज़ और मैं जो रिपीट कर देती हूँ, कल का जो हार्मोनल कंट्रोल कराया था उसको देख लो एक बार ध्यान से। हमारे पास पहले क्या था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज क्या होता है यहाँ पे, GnRH। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यही चीज़ थी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है। अब यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा, मतलब स्टिमुलेट क्या हो जाएगा, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएगी, वो क्या करेगी, दो हॉर्मोन्स को वहाँ पे रिलीज कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी, FSH एंड LH। अब जब FSH रिलीज हो जाता है, FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए वो क्या कर देता है, यहाँ पे फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। जब फॉलिकल डेवलपमेंट हो जाती है तब वहाँ पे कौन से हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल भी बता चुकी हूँ, ध्यान से देखते चलो। एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का काम यहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है कि वो एंडोमेट्रियम को काइंड ऑफ वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा होता है या फिर वो मैच्योर कर रहा होता है, ताकि वो अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता तो एंडोमेट्रियम ताकि इजीली मैटरनल प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो सकती। अगर LH की बात करूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, ये क्या करता है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। कल यही बात की थी कि LH जो है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में काम कर रहा होता है। और LH का सबसे बड़ा सोर्स क्या था, ग्रैनुलोसा सेल्स। कल के लेक्चर में भी मैंने बार बार एक बात करी थी, ग्रैनुलोसा सेल कौन सी थी कि जैसे जो ये प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल के बाहर एक लेयर थी, अगर वो उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी बन रहे थे तो उनके बाहर क्या थी, 2-3 लेयर्स थी। वो जो 2-3 लेयर्स थी इसका नाम क्या था, ग्रैनुलोसा सेल्स था। तो वो ग्रैनुलोसा सेल्स जो है दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ LH, जो कि किसकी फॉर्मेशन में काम कर रहा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वहाँ से रिलीज कौन कौन से हार्मोन कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर देगा, और एक कौन सा रिलीज कर देगा, एस्ट्रोजन रिलीज कर देगा। एस्ट्रोजन, इन दोनों के रिलीज होने से क्या हो जाता है, यूट्रस प्रिपेयर हो जाता है। किसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा यूट्रस, फॉर प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के लिए अगर ये हार्मोन रिलीज हो ही गया है तो होगा क्या यहाँ पे, अब बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है यहाँ पे याद रखने की कि अगर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में है कि जितना चाहिए था उतना ही बन गया, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर तो वो क्या करेगा, यहाँ से फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बाद से यहाँ से इनहिबिन रिलीज होगा। इनहिबिन रिलीज होके यहाँ पे सिग्नल चला जाएगा नेगेटिव फीडबैक कि और जो है वो नहीं चाहिए। कब जाएगा, अगर एस्ट्रोजन की क्या है, मॉडरेट अमाउंट हो जाती है। मॉडरेट अमाउंट का क्या मतलब है कि वो जो है जितना चाहिए उतना ही बनता है, मतलब एक इनफ क्वांटिटी अगर चाहिए थी और वो बन गई, इनफ क्वांटिटी चाहिए बन गई, अब क्या होगा कि वो इनहिबिन से उसको वापस भेज देगा कि और नहीं चाहिए। बट अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल इज़ हाई, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक दे देगा। पॉजिटिव फीडबैक मतलब LH सर्ज, ताकि LH से और ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल जाए, और ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल जाएगी तो क्या बनेगा, एस्ट्रोजन फिर से बन जाएगा, तो वहाँ से वो स्टिमुलेट कर देगा LH और FSH को फिर से। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी बात करी है कि अगर तो मॉडरेट अमाउंट में एस्ट्रोजन होता है तब तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक दे देगा। बट अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो प्रोडक्शन और बढ़वा देता है, प्रोडक्शन और बढ़वा देगा उस चीज़ की। क्यों, क्योंकि उसका लेवल बढ़ा ही इसीलिए होगा शायद, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी या कुछ ऐसा सा हुआ होगा। अगर नॉर्मल क्वांटिटी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, तब वो इनहिबिन को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो कल का सारा जो टॉपिक है वो टोटल
हार्मोनल कंट्रोल पढ़ाया था और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था। फेज 1 डिस्ट्रक्शन फेज, फेज 2 प्री ओव्यूलेटरी फेज दैट इज फ्रॉम 6 to 13th डे, थर्ड फेज ओव्यूलेटरी फेज दैट इज 14th डे पे, एंड फोर्थ फेज जो हमारे पास थी दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज एंड दैट इज फ्रॉम आफ्टर 14th डे, मतलब 14th to 28 डे। लेकिन हर फीमेल में 28 वो नहीं रहती, दैट इज मतलब एक वो होता है ना कि बहुत ही परफेक्ट जो चीज़ होती है दैट इज 28 डे, बट 28 हमेशा फिक्स नहीं होता, वो 27, 26 या 30, 32 रेंज जो है वो वेरी करती है फीमेल टू फीमेल बॉडी। तो ये आपका टॉपिक जो है फिर से खत्म होता है, कल वाला टॉपिक रिपीट। अब तो एटलीस्ट आपको सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।